Call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्षेत्रमिति का कुछ कंसेप्ट पढ़ा हुआ था। आज हम फिर से जो है क्षेत्रमिति के आगे के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास से क्या पढ़ रहे थे, कुछ कंसेप्ट पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति का। और इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा, तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप और उसका क्षेत्रफल निकालना सीखा था। और उसी क्लास में हमने जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल निकालना सीखा था। तो जल्दी से मैं एक सवाल देता हूं और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कि पिछली क्लास की चीजें आपको कितनी याद है। ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, और ये दोनों जो है समानांतर भुजा है। इसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के बीच की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, आपको बताना है कि इसका परिमाप कितना होगा। जबकि ये भुजा है 3 सेंटीमीटर और ये भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है। तो पहला बताइए इसका परिमाप कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से कि इस समलंब चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। आपको चैट सेक्शन में बताना है। इसकी चारों भुजाओं का मान आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना होगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से, फिर हम लोग क्लासेस आगे स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बताएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में। इसका परिमाप जो होगा 17 सेंटीमीटर होगा। कैसे, तो देखिए हम इनकी चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो पहले ए बी को प्लस किए, फिर सी डी को प्लस किए। ठीक है, फिर किसको प्लस करेंगे, फिर हम लोग बी सी को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर हम लोग ए डी को प्लस कर लेते हैं। इसको ऐड कीजिए, 6 4 10 और 10 4 14, 14 3 17 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। अब जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर आप लोग को याद होगा, तो मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि समानांतर भुजाओं को ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी प्लस सी डी बट्टे में 2। ठीक है, अगुने ऊंचाई यानी कि एच। ठीक है, आप लोग को याद है। जल्दी से इसका क्षेत्रफल निकाल के बताइए सभी बच्चे। जल्दी से सभी बच्चे इसका क्षेत्रफल निकाल के बताएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए मैं थोड़ा सा और हेल्प करता हूं। गुड इवनिंग एवरीवन। एबी का मान कितना है 4, सीडी का मान कितना है 6, बट्टी में कितना होगा 2, गुने इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 6। अब इसको हल करेंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। जल्दी से सभी बच्चे बता दीजिए कितना मान होगा इसका क्षेत्रफल का। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही अच्छा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे, तो देखिए 6 + 4 बराबर हो गया 10 बट्टे में 2 गुने 6। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे तो 2 से 6 कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। और 10 गुने 3 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई। सभी बच्चे बताएंगे कि अब आपको समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालने आ गया। वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार जल्दी से बता देंगे। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे और मुझे बताएंगे। अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप करेंगे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। सभी बच्चों क्लियर है। बहुत ही अच्छा। चलिए अब हम आगे समझते हैं चीजों को। तो लास्ट क्लास में हमने जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना भी सीखा था। तो वहां मैंने बताया था कि जटिल आकृति होती क्या है। तो मैंने कहा था कि दो या दो से अधिक सरल आकृति, जैसे ये त्रिभुज क्या है, एक सरल आकृति है। ये किससे जुड़ जाए, एक चतुर्भुज से जुड़ जाए, तो ये मिल के क्या बनाएंगे, एक जटिल आकृति बना देंगे। तो जटिल आकृति कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक जटिल आकृति बन जाएगा। फिर मैंने इसी क्लास में बताया था आप लोगों को कि अगर इसका एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया है आपको अगर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना होगा। जल्दी से बताइए सभी बच्चे। तो कि अगर इस त्रिभुज का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, चतुर्भुज का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो इस जटिल आकृति का जो इन दोनों से मिलकर बना है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे।
सभी बच्चे बताएंगे कि अगर त्रिभुज का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, चतुर्भुज का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इससे मिलकर बनी इस जटिल आकृति का एरिया क्या होगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 + 6 क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही अच्छा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। यस सर। सर जी अटका बता दो, मैं भी आया। क्या? अटका बता दो, मैं भी आया। फिर से बता दो। हेलो। हाँ जी। फिर ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना पढ़ाया था। तो वहां पे मैंने बताया था कि एक सिंपल आकृति मान लेते हैं कि त्रिभुज है, और एक सिंपल यानी सरल आकृति जो है चतुर्भुज है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार की क्या बन जाएगी? जटिल आकृति बन जाएगी। फिर मैंने बताया था कि अगर हमें इसका क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम इन दोनों के छोटे छोटे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके हिसाब से आपको बताना था कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इसका 4 सेंटीमीटर और इसका 6 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इस बड़े वाले जटिल आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है? ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जो है पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करना है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। आपको इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में जाके करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसके बाद आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने पोल दिया नहीं है, आप लोग पहले इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा आप लोग को आसानी होगी। ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। यहां से मैं एक लाइन खींच दूं तो ये एक अलग आयत बन जाएगा, और यहां से मैं अगर लाइन खींच दूं तो यहां से एक ये अलग आयत बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 आयत है। ये पहला आयत है, ये दूसरा आयत है, और ये तीसरा आयत है। हमें तीनों आयत का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना होगा और उसके बाद उसको जोड़ना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले आयत का पहले यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, फिर दूसरे आयत का निकालना है, फिर तीसरे आयत का निकालना है, और तीनों को हम जोड़ देंगे तो इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। मैंने इतनी चीजें आपको बता दी, समझा दी। ठीक है, कि अगर हमें इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो हम इसमें देख लेंगे कि कौन सी आकृति बन रही है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें 3 आकृति बन रही है। ठीक है। सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे। इसमें 3 आयत बन रहा है। तीनों एक दो छोटे छोटे आयत बन रहे हैं और एक बड़ा आयत बन रहा है। तीनों का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे तो इससे क्या निकल जाएगा? दी गई जटिल आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जरूर आंसर करेंगे। और आप लोग समय से नहीं जोड़ते हैं, बताइए, आप लोग को क्लासेस कम समझ में आएगी ना। आप लोग कोशिश किया कीजिए कि क्लास को समय से जुड़े। ठीक है। अगर 7 बजे क्लास है तो आप कोशिश करो कम से कम 7:58 तक जुड़ जाइए। ठीक है। आप लोग समय से लेट जुड़ते हैं, बताइए 10 मिनट लेट आप लोग जुड़ेंगे तो चीजें कम समझ में आएंगी। बताइए, रिकॉल क्वेश्चन जो मैंने समझाया वो तो आपका निकल गया। तो जी। आगे से सभी लोग प्रयास किया कीजिए कि क्लास को समय से जुड़ना है। ठीक है। यस सर। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे और 30 सेकेंड का समय है। ट्वेंटी सेकेंड।
15 सेकेंड। अब उल्टी गिनती शुरू हो रही है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए मैं पोल को एंड करता हूं। आपको जो है, जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं किए थे, अब वो चैट सेक्शन में कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमें इस आकृति का क्या निकालना था? क्षेत्रफल निकालना था। ये क्या थी? एक जटिल आकृति थी। हमने क्या किया, यहां से एक लाइन खींच दिया, एक ये छोटा सा आयत बन गया। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने ऊंचाई। तो अगर मैं आयत 1 का क्षेत्रफल निकालूं तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? ध्यान से देखिए, लंबाई दे रखी है कितना? 4 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देंगे 4 गुने चौड़ाई कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। तो यहां रख देंगे 2, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा, इसका क्षेत्रफल हो गया छोटे वाले आयत का। अब आप अगर देखेंगे तो अगर ये भुजा यहाँ पे 2 लाइन खींची गई है और यहाँ पे भी 2 लाइन खींची गई है, इसका मतलब है कि अगर ये भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो इस भुजा की भी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो अब हम इस तीसरी आयत का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी भी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और इसकी भी चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर, पहले आयत के जैसा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 4 गुने 2 कर देंगे, लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे, तो इसका भी हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने दो को तो निकाल लिया, पहले का और तीसरे का निकाल लिया। अब दूसरे का देखते हैं। देखिए इस रेड लाइन की लंबाई कितनी है? रेड लाइन की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है, और ये एक लाइन छोटी सी जो है यहां से जुड़ी है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूं कि यहां से यहां तक की पूरी लंबाई कितनी है, तो पूरी लंबाई 4, एक 5 और एक 6, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो इस बड़े वाले आयत की लंबाई हो गई 6 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई देखिए, जो चौड़ाई में खींच रहा हूं रेड लाइन से, देखिए इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। तो यहां से गुणा करेंगे तो 6 गुने 5 कितना होता है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि तीनों आयत का क्या निकल गया? क्षेत्रफल निकल गया। अब हम इसे पूरा को निकालना है तो हम तीनों को जोड़ देंगे। तो 30 और 8 कितना होता है? 38, और 38 और 8 कितना होता है? जोड़िए। 38 के बाद 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और 46। तो अगर तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों क्लियर है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्या किसी बच्चे को डाउट है? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों क्लियर है? वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें आपने देख लिया कि इसका आंसर होगा 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज अब हम लोग कुछ नया चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नया चीज में क्या है? सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे कि क्या आप इससे पहले सर्वांगसम के बारे में चीजें आपने सुनी है कि नहीं सुनी है। इससे पहले आपने सर्वांगसम पढ़ी होगी ज्योमेट्री में। तो सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे कि आपने सर्वांगसम के बारे में पहले पढ़ रखा है थोड़ी सी। एक बार वाई टाइप कर देंगे सभी बच्चे अगर सर्वांगसम के बारे में आपने इससे पहले थोड़ा सा पढ़ रखा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जल्दी से थोड़ा सा सर्वांगसम आकृति क्या होती है बता देता हूं। थोड़ा सा आपने पिछले की क्लास में तो पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुनिएगा। कोई आकृति किसी दूसरे आकृति की सर्वांगसम कब होगी? जब उसका आकार, ठीक है, आकार और माप दोनों ही क्या होती है? बराबर होती है, तब वो आकृति क्या होती है? सर्वांगसम होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक 5 रुपए का सिक्का है, एक 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, और एक जो है और 5 रुपए का सिक्का है। क्या ये दोनों सर्वांगसम होंगी? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि एक 5 रुपए का सिक्का है और एक 5 रुपए का सिक्का है। इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने कहा ये बी। स्टार क्या होंगे। ए सर्वांगसम होगा बी के? एकदम होगा। बहुत ही अच्छा। एक सवाल मेरा और है कि अब जो है मेरा सवाल ये है कि इस 5 रुपए की जगह पे मैंने लिख दिया कि एक सिक्का जो है 10 रुपए का है। अब बताइए क्या ये दोनों सर्वांगसम होंगे? बताइएगा जल्दी से सभी बच्चे, क्या अब ये सर्वांगसम होंगे? 5 रुपए का सिक्का नो। और 10 रुपए का सिक्का सर्वांगसम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? दोनों तो गोल ही होता है, फिर ये सर्वांगसम क्यों नहीं होगा?
क्योंकि एक का आकार जो होता है छोटा होता है, दूसरे का आकार जो होता है बड़ा होता है। यानी सर्वांगसम के लिए दो कंडीशन, एक आकार यानी कि अगर ये गोला है तो दोनों दूसरा भी गोला होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है कि उसकी माप यानी उसकी साइज भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 रुपए का सिक्का गोला है, 10 रुपए का सिक्का भी गोला है, लेकिन 5 रुपए का सिक्का जो है छोटा होता है और 10 रुपए का सिक्का जो है बड़ा होता है, यानी इसका माप ज्यादा होता है, इसका माप कम होता है, यानी इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज बड़ी है, इसलिए ये क्या होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपने पिछली क्लास में पढ़ी होगी। अभी मैंने बस रिवीजन पर्पस से आपको बता दिया कि सर्वांगसम आकृतियों के लिए क्या जरूरी होता है, आकार और उसकी माप, यानी साइज, शेप एंड साइज। इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे, शेप एंड साइज दोनों ही क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी कोई आकृति क्या होती है, सर्वांगसम होती है। यहां तक सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो सर्वांगसम आकृतियों का जो क्षेत्रफल होता है वो सदैव ही समान होता है। अब कैसे, देखिए मैं यहाँ पे कह दूं कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूं ए बी और सी, ठीक है, और इसकी हाइट दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां पे मैं एक और त्रिभुज बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसकी भी हाइट कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका नाम है पी क्यू और आर, और मैं आपको कहता हूं इसका आधार अगर 6 सेंटीमीटर है, इसका भी आधार 6 सेंटीमीटर है, तो मैं आपसे कहता हूं कि क्या इन दोनों का, अगर ये दोनों में कहूं कि ट्रेंगल एबीसी जो है क्या है, सर्वांगसम है किसके, ट्रेंगल पी क्यू आर का, तो आप मुझे बताइए कि क्या दोनों का एरिया बराबर होगा, बताइएगा जल्दी से। क्या अगर ये सर्वांगसम है तो एरिया भी इनका बराबर होगा, क्यों एरिया बराबर होगा, क्योंकि इसकी भी आधार 6 सेंटीमीटर, इसका भी आधार 6 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर, इसकी भी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम क्षेत्रफल निकाल के चेक भी करते हैं तो देखिए 1/2 इसका एरिया में निकालना हो, आधार गुने ऊंचाई, आधार कितना है 6 गुने ऊंचाई कितना है 4, तो 2 से 6 कितना बार में कटेगा 3, इसका एरिया कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप निकाल के चेक कीजिए, इसका भी इतना ही आएगा 1/2, आधार कितना है 6, ऊंचाई कितनी है 4, इसको अगर हम करेंगे तो इसका भी एरिया कितना आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हम इस बात को हमेशा याद रख सकते हैं कि सर्वांगसम आकृतियों का, यानी जो आकृति सर्वांगसम होगी, तो यहाँ पे ट्रेंगल एबीसी सर्वांगसम है ट्रेंगल पी क्यू आर का, तो इनका एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो जवाब दीजिएगा कि ये मैंने यहाँ पे एक चतुर्भुज बना दिया और मैंने कहा इसका नाम है ए बी सी और डी, और इसका जो एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और यहां पे मैंने एक और चतुर्भुज बना दिया और इसको मैंने कहा पी क्यू आर एस, और बता दिया मैंने कि चतुर्भुज जो एबीसी है, ठीक है, वो क्या है, सर्वांगसम है किसके, चतुर्भुज पी क्यू आर एस के। तो बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, अगर इसका क्षेत्रफल दे रखा है 10 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है कितना होगा पी क्यू आर एस का। बताइए अगर ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया कि अगर कोई भी दो आकृति बराबर होती है, सर्वांगसम होती है, तो उसका क्षेत्रफल भी बराबर हो जाता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ट्रेंगल एबीसी जो है, ट्रेंगल एबीसी जो है सर्वांगसम है किसके, ट्रेंगल पीक्यूआर का। कैसे, तो आप देख सकते हैं बीसी बराबर, देखेंगे आप यहाँ पे बीसी बराबर है किसके, क्यूआर के, है ना, बीसी बराबर है ना क्यूआर के, ठीक है। इसके बाद देखिए ए बी बराबर है यहाँ पे, ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, आप देख सकते हैं ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के। फिर आप देखेंगे ऊंचाई देखिए, तो ए डी बराबर है यहाँ पे किसके, पी एस के, यानी कि ये क्या है, सर्वांगसम है, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और एक त्रिभुज का एरिया दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस त्रिभुज का एरिया कितना होगा, जल्दी से बताएंगे इस त्रिभुज का एरिया कितना होगा, चैट सेक्शन में ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया कितना होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, कितना होगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, ठीक है। अब एक चीज और, एक सवाल मेरा और,
यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने बना दिया एक चतुर्भुज। क्या बना दिया? एक चतुर्भुज। उसका नाम है ए, बी, सी और डी। और ये चतुर्भुज क्या है? एक आयत है। क्या है? एक आयत है। यानी इसकी लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए कितना होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, बताइए क्षेत्रफल कितना होगा इसका? सभी बच्चे बताएंगे कि ये एक आयत है, इसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो हम 4 गुने 3 करेंगे, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे मैंने बना दिया एक त्रिभुज। क्या बना दिया? एक त्रिभुज बना दिया। ध्यान से देखेंगे, इसकी हाइट जो है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका आधार जो है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये क्या है? एक त्रिभुज है। अब इसका एरिया निकालिए तो क्या होगा? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा? 1/2। आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 2 से 6 कितना बार में कट गया? 3 बार में। इसका भी आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो अब आप मुझे बताइएगा कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि चतुर्भुज एबीसीडी, एबीसीडी सर्वांगसम होगा ट्रायंगल एबीसी का? जल्दी से बताइए, यस या नो? यस या नो बताएंगे? यस या नो यानी वाई या नो? क्या ये दोनों सर्वांगसम यस सर होगा? होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको तो यहां पे दिखाई दे रहा है कि यह एक त्रिभुज है और ये क्या है? एक चतुर्भुज है। और मैंने क्लास की शुरुआत में ही बताया था कि कोई भी आकृति तभी सर्वांग होगी जब उसका आकार, ये तो त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, तो इनका आकार तो अलग अलग हो गया। भले ही इसका माप जो है, माप यानी कि इसका क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन इनका आकार तो अलग अलग है ना। आज सर्वांगसम के लिए तो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, यानी कि इनका शेप भी सेम होना चाहिए। ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज होना चाहिए, या फिर ये चतुर्भुज है तो ये भी चतुर्भुज होना चाहिए। दोनों का माप तब बराबर होगा, तब हम कहेंगे सर्वांग समय। लेकिन यहाँ तो एरिया बराबर है, लेकिन इनका आकार अलग अलग है, क्योंकि एक चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है। तो ये क्या होगा? शेप मैच नहीं करता है, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं होगा। क्या बातें समझ में आई सभी बच्चों को? कि यहाँ पे क्या है? अलग अलग आकार है, अलग अलग शेप है, भले ही एरिया बराबर है, तो ये सर्वांग सम नहीं होगा। जल्दी से अगर बातें समझ में आ गई तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे यही सवाल लिखा गया है, क्या ये दोनों आकृति सर्वांगसम होंगी? इसका भी एरिया दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी एरिया दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप मुझे बताएंगे क्या ये दोनों सर्वांगसम होंगी? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों सर्वांगसम होंगी? जल्दी से टाइप कीजिए। अगर नहीं होगी तो एन, नहीं होगी तो एन। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एरिया तो है दोनों का 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये एक चतुर्भुज है और ये एक त्रिभुज है। तो समान क्षेत्रफल वाली, यानी क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, लेकिन उनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। कि केवल अगर एरिया हम कह दें, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग थोड़ा सा। मैं दिखाई दे रहा हूं क्या आप लोगों को? यस मैं सर दिखाई दे विजिबल रहा हूँ? है। कैमरा ऑन रहने दूं? एक्चुअली थोड़ा सा लाइट कटा हुआ है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं दिख रहा हूं ना? नो सर। ठीक है, यस चलिए। सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है। यानी अगर क्षेत्रफल हमारा दोनों का बराबर है तो जरूरी नहीं है कि वो आकृति क्या होगी? सर्वांगसम होगी। क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आया? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनका शेप अलग अलग है, इसीलिए जो है इनका जो क्षेत्रफल बराबर होने के बाद भी ये सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। ये काट दिया गया है कि सर्वांगसम नहीं है। आगे देखते हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि इसका एरिया भी सेम है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी एरिया है, अब 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी एरिया है। ठीक है, तो क्या ये सर्वांगसम होंगे? ध्यान से फोटो को देखिएगा, दोनों को देख के बताइए क्या ये सर्वांगसम है? क्या ये दोनों सर्वांगसम है? जो भी बच्चे लिख रहे हैं कि एन, वो बताएंगे कि क्यों सर्वांगसम नहीं है। वो बताएंगे कि आखिर ये दोनों आकृति सर्वांगसम क्यों नहीं है।
एकदम सही जवाब है, ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका आकार तो सेम है। आकार क्या है? सेम है। आकार क्या है? सेम है। यानी आप देख रहे हैं कि ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, आकार सेम है, लेकिन इनकी जो माप है, माप वो अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। अलग अलग का क्या मतलब है कि देखिए, इसकी लंबाई दे रखी है, पीएस का मान दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितना दे रखा है, एडी का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, जो कि बराबर होना चाहिए अगर सर्वांगसम होता। तो ये एक गलत है। इसका आधार दे रखा है 4 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्यूआर दे रखा है कितना, सॉरी, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ही बराबर होता तब तो हम कहते हैं कि ये सर्वांगसम होगा। तो इसका आकार तो सेम है, लेकिन माप जो है, इसकी लंबाई जो है ऊंचाई की, ये अलग है, इसकी आधार अलग है। इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों का एरिया समान होने के बाद भी, आकार सेम होने के बाद भी, ये सर्वांगसम नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आया? आपको ये चीजें समझ में आई कि ये सर्वांगसम क्यों नहीं है? क्योंकि आकार सेम है, माप अलग अलग है, जबकि क्षेत्रफल भी बराबर है, लेकिन माप अलग अलग है। यानी इसका आधार अलग है, इसका आधार अलग है, इसकी ऊंचाई अलग है, इसकी ऊंचाई अलग है। सर्वांगसम वही आकृति होगी जो सभी तरीके से, आकार से, माप से, क्षेत्रफल से बराबर होती है, उसी को हम कहते हैं कि सर्वांगसम हो। तो अब एक क्वेश्चन का सवाल का जवाब दीजिएगा। आपको जो है चैट सेक्शन में नहीं, पोल सेक्शन में जाना है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 28 का, कि इसका क्या आंसर होगा। पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्या ट्रेंगल एबीसी जो है सर्वांगसम है ट्रेंगल पी क्यू आर के? अगर सर्वांगसम है तो क्षेत्रफल बराबर होगा। बताइएगा जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे कि अगर ये सर्वांगसम है तो दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। तो आप चेक कीजिए कि क्या ट्रेंगल एबीसी ट्रेंगल पी क्यू आर के सर्वांगसम है। अगर सर्वांगसम है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सर पोल सेक्शन। अच्छा सॉरी, पोल सेक्शन ऑन नहीं किया हूं, सॉरी सॉरी, अभी कीजिएगा। पोल सेक्शन ऑन कर दिया हूं, सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे करेंगे कि क्या ट्रेंगल एबीसी सर्वांगसम है पी क्यू आर के? अगर सर्वांगसम होगी तो उनका एरिया भी बराबर हो जाएगा। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मैंने इतना समझा दिया, हिंट दे दिया आप लोगों को किस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब मैं 10 सेकेंड का और समय देता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। आप यहां पे देखिएगा, बीसी बराबर देखिएगा कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, और क्यूआर बराबर भी कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एक कोण जो है एंगल सी बराबर है किसके, एंगल क्यू के। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कितना, 70 डिग्री, और इधर भी दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है, और एक भुजा देखिए एसी बराबर दे रखा है किसके, एसी बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और पी क्यू बड़ी दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो जब किसी त्रिभुज की तीन चीजें बराबर हो गई तो वो सर्वांगसम हो जाए। तो अगर कहें कि अगर ट्रेंगल एबीसी का क्षेत्रफल है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ट्रेंगल पीक्यूआर का एरिया निकालना है, तो हमें पता है कि जब कोई त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है तो उसका एरिया भी बराबर हो जाता है। यानी कि इस त्रिभुज का भी एरिया कितना हो जाएगा,
22 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही त्रिभुज जो है सर्वांग सम है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको ये बातें समझ में आई सभी बच्चों? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से। बहुत ही अच्छा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं। ठीक है, तो अब देखिए आपने क्या क्या सीख लिया है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हमने पहले क्लास से शुरू किया था लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण। फिर हमने पढ़ा क्या? क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। लंबाई की इकाइयां में हमने क्या पढ़ा था? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। फिर उनका रूपांतरण पढ़ा था कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं। ये पहले क्लास में पढ़े थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? यूनिट्स ऑफ एरिया, यानी किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हमने बदलना सीखा था। फिर हमने 2D शेप देखा था। यहाँ पे 2D शेप में क्या देखा था? चतुर्भुज, ट्रेंगल, सर्कल, ये सब क्या थी? 2D शेप थी। फिर हमने पढ़ा था त्रिभुज का एरिया कैसे निकलता है, 1/2 बेस गुने ऊंचाई। फिर हमने त्रिभुज का परिमाप पढ़ा था, तो जैसा त्रिभुज होता है वैसा परिमाप निकाल लेते हैं तीनों भुजाओं को जोड़ के, तो ये भी आपने सीख लिया था। फिर हमने सीखा था बाउंड्री क्या होती है, परिमाप क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है। फिर हमने समानांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना सीखा था, पैरेललोग्राम का। फिर हमने आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखे थे। और उसके बाद हम लोगों ने वर्ग का परिमाप निकालना सीखे थे। फिर हम लोगों ने समलंब चतुर्भुज और उसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखे। और पिछली क्लास में ही हमने सीखा था जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना। और फिर आज सीखे अभी अभी सर्वांग आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना। तो यहां तक क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि सभी चीजें हम लोग सीख चुके हैं? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। आप लोग ये सभी चीजें जो है सीख चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। तो अभी तक आपने जो चीजें पढ़ी, जैसे समलंब चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज, सर्कल, ट्रायंगल, ये सब क्या थी? 2D थी। क्या थी? 2D थी। तो 2D में क्या होता है कि आप किसी भी आकृति में देखे होंगे, त्रिभुज में देखे होंगे, तो या तो उसकी आधार होती थी, ऊंचाई होती थी, या तो किसी की लंबाई होती थी, किसी की चौड़ाई होती थी। यानी सिर्फ दो ही चीजें होती थी, या तो लंबाई चौड़ाई या तो ऊंचाई आधार, यानी दो ही चीजें का प्रयोग होता था क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, अब जैसे त्रिभुज के लिए हम क्या यूज करते थे? आधार गुने ऊंचाई। चतुर्भुज के लिए क्या करते थे? अगर मानते हैं आयत है तो लंबाई गुने चौड़ाई। बात समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के हमने 2D पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे 3D। तो 3D में क्या होता है? 3D में तीन चीजें आ जाती है। क्या क्या आ जाती है? एक लंबाई और एक चौड़ाई और एक तीसरा आ जाता है ऊंचाई। ठीक है, तो 3D क्या होती है? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, वो सभी आकृतियां जिनकी तीन विमाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती है? त्रिविमीय आकृति होती है, 3D शेप होती है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये क्या है? एक क्यूब है। क्या है? एक क्यूब है। एक घन है। क्या है? घन है। तो ये घन क्या होगा? एक 3D शेप होगा। कैसे? तो इसके पास देखिए लंबाई है, इसके पास देखिए एक चौड़ाई है, इसके पास देखिए एक ऊंचाई है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको देखिए, ये जो है ना मेरे हाथ में, मेरे हाथ में जो है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिखाई देगा। देखिए जो आगे की तरफ दिख रहा है ये क्या है? ये लंबाई है। मैं उंगली से जो कर रहा हूं ये लंबाई है। ठीक है, और इसके ऊपर जो ये उठा हुआ है, ये जो मैंने पकड़ा है, ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये जो पीछे की तरफ आया है ये क्या है? इसकी चौड़ाई है। तो इसमें दिखाई दे रहा होगा एक लंबाई, एक ऊंचाई और एक चौड़ाई। ठीक है, तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, तीनों हो, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं, सॉलिड फिगर कहते हैं, 3D शेप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए और कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे कि घनाभ। घनाभ क्या है? एक ईंट को देखिए, आप ईंट को देखेंगे तो आप कहेंगे ये कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक ईंट में दिखाई देता है कि नहीं? ये आपको ईंट जैसा दिखाई दे रहा है? ये पूरी तरीके से अगर देखेंगे तो ये एक ईंट के जैसा दिखाई देगा। तो ये क्या होता है? एक 3D शेप है। ये घन, घन और घनाभ में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी इसका जो लंबाई होगा, इसकी जो चौड़ाई होगी, इसकी जो ऊंचाई होगी, वो अलग अलग होगी। क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो होगी अलग अलग होगी। इसका लंबाई बराबर होता है, चौड़ाई बराबर होता है ऊंचाई के।
यानी इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होता है। तो दोनों में अंतर क्या है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होता है, और घनाभ का जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है अलग अलग होता है। यानी इसकी लंबाई हो सकता है कि 6 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई हो सकता है कि 4 सेंटीमीटर हो, और ऊंचाई हो सकता है कि 5 सेंटीमीटर हो। इसमें अगर लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये होता है घन घनाभ में अंतर। तो ये भी 3D शेप है, ये भी 3D शेप है, ये एक बेलन है तो ये भी क्या है, एक 3D शेप है, और शंकु जो होता है ये भी 3D शेप है। आइसक्रीम जो आप लोग खाते होंगे वो क्या होता है, शंकुकार होता है, ये 3D शेप होता है। ये बेलन का आप बाल्टी समझ लीजिए, बाल्टी देखे होंगे तो शंकु बोलते हैं उसको, छिन्नल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेलन जो है, सिलेंडर जो है क्या है, एक 3D शेप है। ये जो चार आपको 9 से 10th क्लास में पढ़ना है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। 9 से 10th क्लास में आपको इन्हीं चार 3D शेप को पढ़ना है, एक घनाभ को, एक घन को, एक शंकु को, और एक बेलन को। तो क्या आपको ये हमेशा याद रहेगा कि 3D शेप कौन कौन सा होता है, घनाभ, घन, शंकु और बेलन। और भी आकृतियां 3D हो सकती है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा। जैसे और एग्जांपल देखिए, जैसे ये किताब है तो देखिए किताब की चौड़ाई हो गया, ये चौड़ाई दिख रहा है, और ये लंबाई हो गया, लंबाई दिख रहा है। मैं इसको लंबाई को रेड कर देता हूं, ये लंबाई हो गई, ठीक है, ये लंबाई हो गई रेड से। ये हरा से जो है मैंने किया है, हरा से क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई। और अब जो मैं कर रहा हूं येलो से, ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, मोटाई ही कोई यहाँ पे ऊंचाई कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, और ये जो है छोटा वाला ये क्या है, ऊंचाई है। तो जिसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी वो सब के सब 3D होंगे। इसमें भी देखिए एक लंबाई है, इधर इधर देखिए एक चौड़ाई है, और एक देखिए ये ऊंचाई है। इसमें फुटबॉल को मैंने बताया था, ठीक है, सभी जितनी भी सॉलिड चीजें होती हैं, ठीक है, ठोस चीजें जितनी होती है सब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, 3D शेप है, ये दैनिक जीवन में आपने देखा होगा। अब इसी बात पे एक क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, आप लोग पोल सेक्शन में जाइएगा और इस क्वेश्चन को कीजिएगा जल्दी से, सभी बच्चे करेंगे इस पोल सेक्शन को। क्वेश्चन नंबर जो है 30 को करेंगे, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे पोल सेक्शन में। मात्र 10 सेकेंड का समय दे रहा हूं, सिर्फ 10 सेकेंड का समय है। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे सिर्फ 10 सेकेंड, कि इनमें से कौन सी आकृति 3D है। अभी अभी आपने पढ़ा था, इनमें से कौन सी आकृति 3D है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड करता हूं और आप इस चीजों को समझिएगा। आपको अभी अभी मैंने बताया था कि ये क्या होती है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई है, और त्रिभुज को तो मैंने बताया ही था कि ये क्या होती है, 2D होती है, इसमें भी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये 3D है। और अभी अभी मैंने बताया था कि ये क्या है, एक घन है, इसमें क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, ठीक है। तो ये क्या होगा, त्रिविमीय आकृति होगी, 3D शेप होगा। बात समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 3D शेप होगा। सभी बच्चों क्लियर है। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं घनाभ। क्या पढ़ने वाले हैं अब हम लोग, घनाभ के बारे में। घनाभ की मैं एक आकृति बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। घनाभ की एक आकृति में बनाता हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं एक घनाभ बना रहा हूं, आप लोगों को देखना है। आप लोग को भी घनाभ बनाना आना चाहिए। तो देखिए मैं कैसे बनाता हूं घनाभ। ये क्या है, एक घनाभ है। ये क्या है, एक घनाभ है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो आप घनाभ यानी जिस रूम में आप है ना वो एक घनाभ है।
कैसे, तो ध्यान से देखिएगा, फलक पढ़ना है कि फलक कितने हैं, इसके किनारे कौन है और इसके शीर्ष कौन है। तो हम तो सब जानेंगे ना कि फलक होता क्या है। पहले फलक देखते हैं। फलक का मतलब चेहरा, फलक का मतलब फेसेज, चेहरा। अब जैसे ये आपको मैं दिखाता हूँ, रुकिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको दिखाता हूँ, तब आप लोग को चीजें समझ में आएगी। स्क्रीन आपका बंद कर रहा हूं, इधर मेरे मेरे कैमरे के ऊपर देखेंगे, सभी लोग इस पे देखेंगे जो मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, एक सॉलिड है, एक घनाभ है। ये क्या है, एक घनाभ है। तो देखिए आगे की तरफ एक चेहरा इसका दिखाई दे रहा है, ये आगे की तरफ, तो ये हो गया एक चेहरा। इसके पीछे भी एक चेहरा होगा, तो ये दो चेहरा। इसके नीचे भी एक चेहरा होगा, तीन चेहरा। अगर इसके ऊपर भी एक चेहरा है, चार चेहरा। अब ध्यान से देखेंगे तो इसके दाएं भी, दाएं आपके लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड में एक चेहरा होगा। तो इसी को फलक बोलते हैं, फेसेस बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि एक घनाभ में कितनी फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। कैसे, तो आप गिना सकते हैं। देखिए आगे एक चेहरा, पीछे दूसरा चेहरा, ऊपर एक चेहरा, नीचे एक चेहरा, 4 हो गया। एक दाएं और एक बाएं, कितना हो गया, टोटल 6 चेहरा हो गया। तो ये घनाभ है। घनाभ क्यों है, तो देखिए इसकी इधर लंबाई दिखाई दे रही है, ये ऊंचाई दिखाई दे रही है, और इसके इधर जो है ये चौड़ाई दिखाई दे रही है, ये चौड़ाई है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिखाई दे रहा है। तो ये एक 3D शेप है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये फलक आपको समझ में आया, फेसेस क्या होता है। ठीक है, जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब हम लोग फिर से उसी पे चलते हैं, फोटो पे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे आपको किस में दिखा दिया, रियल फोटो में दिखा दिया। ये बना कैसे ये दिखाता हूं। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि चेहरा क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इर्ज क्या होती है, किनारे क्या होते हैं। तो किनारे जो होते हैं ना, जो सीमा होता है वही यहाँ पे इसका किनारा है। जैसे ये एक ग्रीन लाइन जो होगी, इसकी एक सीमा है। ये वाली पूरी ग्रीन लाइन जो होगी एक सीमा होगी। ये वाली पूरी ग्रीन लाइन जो होगी एक सीमा होगी, और ये वाली पूरी लाइन जो होगी एक सीमा होगी। यानी कि टोटल कितनी सीमा हमने गिन लिए, 4 सीमा ये हो गए। इसी प्रकार इसमें आइए, एक सीमा, दो सीमा, तीन सीमा, और ये 4 सीमा। 4 सीमा यहां पे हमने गिन लिया। अब येलो वाला को काटिए, एक सीमा, दो सीमा, तीन सीमा और 4 सीमा। तो 4 + 4 कितना हो गया, प्लस प्लस। 12। तो इसके किनारे कितने हो गए, 12। फलक कितने थे, जल्दी से बताइए तो सभी बच्चे, फलक कितने थे, 6। फलक 6। अब शीर्ष गिनना है, यानी इसके कोण कितने हैं। इसके कोण कितने हैं, देखिए इसकी एक कोण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक कोण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 8। एक कोण यहाँ पे और एक कोण यहाँ पे। तो ये 4 कोण हो गया। एक कोण यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और एक कोण आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ। तो आपको इसके अलावा कहीं कोण दिखाई दे रहा है, वर्टेक्स नो दिखाई दे सर। रहा है। ये कितना हो गया, गिनिए तो जल्दी से, 1 2 3 8। 4 5 6 7 8। ये चीजें आपको हमेशा याद रखना है। क्या आपको याद रहेगा, आप क्या समझ पा रहे हैं कि फेसेस क्या होता है, इर्ज क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। फेसेस को फलक बोलते हैं, इर्ज को किनारे बोलते हैं, वर्टेक्स को शीर्ष बोलते हैं। तो शीर्ष कितने हो गए, 8, किनारे कितने हो गए, 12, और ये फेसेस कितने हो गए, फलक 6 हो गए। अब आपसे मैं पूछूं कि इसमें बताइएगा किनारा कौन सा है। तो किनारा कौन सा होगा, जो मैं डार्क कर रहा हूं यही सब तो किनारा है। ये जो मैं डार्क कर रहा हूं यही सब तो किनारा है। तो मैंने कितना डार्क किया, यस एक सर। किनारा, दो किनारा, 2 तीन किनारा, ये 4 किनारा। 4। अब देखिए ये 5वां किनारा, ये 6ठा किनारा, ये 7वां किनारा, ये 8वां किनारा, ये 9वां किनारा, ये 10वां किनारा, ये 11वां किनारा और ये 12वां किनारा। तो किनारे टोटल 12 आपको दिख गए, दिख गए ना। व्हाइट टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, और फेसेस तो मैंने आपको यहीं पे दिखा दिया, एक आगे एक पीछे, 2 गो, एक ऊपर एक नीचे, 4 गो, एक दाएं एक बाएं, यानी एक लेफ्ट एक राइट, टोटल 6 फेसेस है। तो 6 फलक हो गए। और शीर्ष तो आपको यहीं पे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो फिर वर्टेक्स शीर्ष कितने हो गए, 8। यहां तक सभी बच्चों क्लियर है। बहुत ही अच्छा। चलिए तो इसी चीज को यहाँ पे देखिए, वही चीज यहाँ पे बनाया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, ये काला वाला लाइन क्या होता है, किनारा होता है। ये काला वाला लाइन क्या होता है, किनारा होता है। ये कोण क्या होता है, ये वर्टेक्स होता है। ये क्या होता है, वर्टेक्स होता है। आपको पता है ना, ये कोण क्या होता है,
वर्टेक्स होता है। ये कोण क्या होता है? वर्टेक्स होता है। कितनी होती है इसकी संख्या? 8 होती है। और जो फेसेज होता है वो क्या होता है? तो ये आगे की जो दीवार है, पीछे की दीवार है, ऊपर की दीवार, नीचे की दीवार, ये सब क्या होती है? फेसेज होते हैं, फलक होते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? आप देखिए ये फेसेज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सब चीज आप समझ चुके हैं। तो देखिए ये ब्लू कलर से जो गोंदा बना है वो क्या है? वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स की संख्या कितनी है? 8। किनारे कितने हैं? तो 12 मैंने बताया था, किनारे कितने हैं? 12। अब फलक कितने हैं? 6। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है? वर्टेक्स यानी ये ब्लू कलर वाला कितना है? 8 है। दिख रहा होगा आप लोगों को कितना है? 8 है। फलक आप लोग को गिना के दिखा दिया, इसमें टोटल 6। किनारे आप गिन लीजिए, टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, पोल सेक्शन में जाइएगा और आपको बताना है। क्वेश्चन कीजिएगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 31 का, क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे पोल सेक्शन में, इसका आंसर करेंगे जल्दी से सभी बच्चे। मात्र 20 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको बताना है कि इसमें सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। अच्छा पोल सेक्शन ऑन कर दिए। चलिए आप दीजिए जवाब। क्वेश्चन नंबर 31, कितने वर्टेक्स हैं? अभी अभी मैंने गिनाया था आप लोगों को, यानी कोण कितने हैं इसमें। बहुत ही अच्छा है, एक बच्चे ने गलत किया है, बाकी सभी बच्चों ने सही किया। कितने वर्टेक्स हैं मैं अभी इसका आंसर बता दूंगा, बस 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं पोल को एंड करता हूं और ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, मैंने अभी अभी बताया था कि वर्टेक्स क्या होता है? इसका कोण। इसके टोटल कितने कोण हैं? तो एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, एक ये रहा, 4 कोण इधर, 5, 6, 7 और 8। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वर्टेक्स यानी इसके कोण। ठीक है, देखिए कितने हो गए? 8। एक क्वेश्चन और कीजिएगा, सभी बच्चे करेंगे। ये तो और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, जल्दी से पोल सेक्शन में जाएंगे, पोल सेक्शन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। इसमें से पूछ रहा है जो ये ग्रीन कलर से है उसे क्या कहते हैं? अभी अभी काउंट करके बताया था, उसे क्या कहते हैं? जो ग्रीन कलर से दिख रहा है इसमें से क्या बोलते हैं? अभी अभी हमने काउंट किया था, इसे क्या बोलते हैं? जो ग्रीन कलर के रंग से दर्शाया गया है उसे क्या कहते हैं? इस आकृति में जो ग्रीन कलर से है, जो ग्रीन कलर की आकृति से, उसे क्या कहते हैं? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चैट सेक्शन में बताइए जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं किए थे। अभी अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं किनारा। और किनारा कितने होते हैं? जल्दी से आप बताइए। इसे हम बोलते हैं किनारा। इसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन इसमें जो पूछा गया कि क्या दर्शाया गया है हरे रंग से, तो उसे बोलते हैं किनारा। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? किनारा इज। ठीक है, तो आपने घन और घनाभ में 3 चीजें सीख लिया कि फलक क्या होता है, किनारा क्या होता है, शीर्ष क्या होता है। आप सभी बच्चों को अगर क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि अगर एक आपके पास घन दे दिया जाएगा, घनाभ दे दिया जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि इसके फलक कितने हैं, किनारे कितने हैं, शीर्ष कितने हैं, बता सकते हैं। अब मेरा एक आपसे सवाल है कि घन और घनाभ में क्या अंतर होता है? तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, घन की जो लंबाई होती है, जो चौड़ाई होती है और जो ऊंचाई होती है वो अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। और घन में जो होता है ये तीनों ही बराबर होती है, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई। यही अंतर होता है और कुछ अंतर नहीं होता है। यानी कि घन में भी फलक जो होंगे 6 होंगे, घन में भी किनारे जो होंगे 12 होंगे, घन में भी जो वर्टेक्स हैं वो कितने होंगे? 8 होंगे। यानी घन हो या घनाभ हो,
दोनों में चीजें एक ही होती है, फलक इसमें भी 6, घन में भी 6, घनाभ में भी 6। किनारे घन हो या घनाभ हो दोनों में 12 होते हैं। वर्टेक्स जो होते हैं घन हो या घनाभ हो दोनों में ही 8 होता है। क्या आपको बात समझ में आया? केवल इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, एक यही अंतर होता है और कोई अंतर नहीं होता है। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए, वाई टाइप कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब का घन फलक किनारे शीर्ष। तो क्या मुझे अलग से आपको बताने की आवश्यकता है कि ये देखिए इसके तीनों जो लंबाई है, ये ऊंचाई है, ये भी h है, इसकी ये चौड़ाई है b, ये भी a है, और इसकी जो लंबाई है वो भी a है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। देखिए लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई बराबर होती है। घन भी क्या है, एक 3D शेप है और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसकी भी वर्टेक्स कितने काउंट कीजिए, 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसके वर्टेक्स कितने हैं, 8। फलक तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मान लेते हैं कि इसकी सारी लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो इसके भी फलक कितने होंगे, 6। और किनारे कितने होंगे, किनारे इसके कितने होंगे, 12 ही होंगे, ये वाला लाइन, ठीक है, 12 ही होंगे। तो आप सभी बच्चों को क्या ये सब क्लियर है? यस सर। चलिए तो क्वेश्चन कीजिए एकदम तेजी के साथ। आपको क्वेश्चन करना है चैट सेक्शन, पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन नंबर 33 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 कीजिएगा। पोल सेक्शन सर पोल सेक्शन ऑन कर दिया। कितने किनारे होते हैं, जितने घनाभ में होंगे उतने इसमें भी होंगे। और अभी अभी आपने देखा था कि घनाभ में कितने होते हैं किनारे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए मैं पोल को एंड करता हूं और चैट सेक्शन में आपको जवाब देना है जो नहीं दिए हैं। देखिए अगर हमें गिनना होगा किनारे तो 12 होते हैं। कैसे, देखिएगा मैं इसको डार्क करते चलता हूं, आप काउंट करते चलिएगा, ठीक है। मैं डार्क करते चलता हूं ब्लैक, आप लोग काउंट कीजिएगा। ये एक किनारा, ठीक है, ये दूसरा किनारा, ठीक है, ये तीसरा किनारा, ठीक है, ये चौथा किनारा, ये पांचवा किनारा, ठीक है, ये छठा किनारा, और ये सातवां किनारा, ये आठवां किनारा, और ये नौवां किनारा, ये 10वां किनारा, ये 11वां किनारा, और ये 12वां किनारा। तो टोटल कितने किनारे हैं, 12। क्या आपको क्लियर है सभी बच्चों को, कितने किनारे हैं? टोटल 12 किनारे। क्लियर है सभी बच्चों को? अब एक क्वेश्चन और कीजिएगा, सभी बच्चे जो हैं सही आंसर कीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन को आंसर करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इजी प्रश्न है। सर पोल सेक्शन ऑन कर दिया हूं, कर दिया हूं। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो तो वो क्या कहलाता है? अभी अभी मैंने बताया था कि अगर लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर कीजिए पोल सेक्शन में कि अगर एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए तो उसी को हम कहते हैं। ना इजी इजी क्वेश्चन है ना। चलिए एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया, सभी बच्चे आंसर कीजिए। पंद्रह सेकेंड और। टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मैंने अभी बताया था कि ऐसा घनाभ जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर बराबर हो जाए तो उसी को तो घन कहते हैं, उसी को तो घन कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, घन। सभी बच्चों क्लियर है? यस सर। इजी था ना? अब सभी बच्चे जो हैं आज की क्लास से अगर कुछ भी डाउट है तो डी टाइप करेंगे,
और होमवर्क नोट कर लेंगे। आज की क्लास में अगर किसी को भी कहीं पे भी बच्चा को अगर डाउट है तो डी टाइप कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है आज की क्लास से तो डी टाइप कीजिए। अगर नहीं पूछना है तो अब आप होमवर्क नोट करके क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट। Good night, sir.